जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और मेरे प्रिय साथियों, अगर इस चैनल में आप पहली बार हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से इस चैनल में है तो एक शेयर आपसे तो बनता ही है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कहता है, जीवन बवंडर से बचकर नहीं, बवंडर से बचकर नहीं बल्कि उसमें नाव चलाकर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो तो जीवन का एक मूलभूत आधार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा डिफेंसिव नेचर के रहें या हम किनारा कर लें। हमेशा हम जब किसी चीज के लिए जूझते हैं, हम किसी के लिए प्रयत्न करते हैं, किसी कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो अपने जीवन में डिफेंसिव नेचर को हटा के मेहनत करने वाला, प्रयास करने वाला एक नेचर बनाना अनिवार्य है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था वो था एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल के निर्माता का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना ने मंजूरी दी है। तो कौन है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मतलब बीडीएल ने जो है इसमें क्या दिया है, आपका साथ दिया है। ठीक है, देखो आंसर कौन कौन दिया है, यामिनी चंदेल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। भारत डायनेमिक लिमिटेड, यहाँ से थोड़ा सा फोकस बिगड़ जाता है ना, इसलिए उछलना कूदना पड़ता है। अरुण टंडन ने भी सही जवाब दिया है, सूर्या ने भी सही जवाब दिया है, श्री ने भी सही जवाब दिया है। श्री ने कुछ लंबा चौड़ा जवाब दिया भाई। देखिए, अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद जो 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। वेरी गुड। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ता है। और छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होता है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची और आर्टिकल 342, ठीक है, 342(2), ये भी आप याद रख सकते हैं। चलो चित्रा, बाकी इतना सही है, सफिशियंट है। ठीक है, वो सब दो नहीं पूछता है, कभी पूछा ही नहीं जीवन में। चलो, चित्रा ने बीडीएल सही जवाब दिया है। भारत डायनेमिक लिमिटेड कहा है, रोशनी ने, वेरी गुड। 342 अनुसूची पांचवी और छठवीं अनुसूची में, वेरी गुड। फिर उसके बाद है आपका शशिकला ने जवाब दिया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। फिर उसके बाद है कविता ने आंसर दिया, वेरी गुड। शशि टंडन ने भी जवाब दिया, शेड्यूल 6, 342 बेटा, शेड्यूल 5 भी है ना, याद रखना। ठीक है, चलो। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस आज के दिन मतलब 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। भारत स्वच्छ भारत मिशन, आत्म भारत मिशन, ये सभी मिशन जो है इससे जुड़े हुए हैं और बायोमास से उत्पादित जितने भी ईंधन है जो कि 21वीं सदी में हमारे लिए काफी कारगर हो सकती है, जैसे कि पारंपरिक जो जैव आपका ईंधन है, जैसे कि आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये धीरे धीरे क्या है, ये पृथ्वी से खत्म हो जाना है। लेकिन जो हमारे बायोमास से निर्मित जितने भी मतलब आपके ईंधन है उसका उपयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं, आगे की जीवन को चला सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या बनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलो। हाल ही में 3 साल से अधिक समय बाद पुडुचेरी के पूर्वकालिक उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? बात ऐसी है मेरे प्रिय साथियों कि पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल रहे हैं वो हमेशा जो है अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको टेम्परेरी रूप से रखा गया था। किसके बाद? तो किरण बेदी जी के बाद, है ना। लेकिन अब जो है परमानेंट यहाँ के उपराज्यपाल बना दिया गया है किन्हीं, तो के कैलाश नाथन जी को बनाया गया है। ठीक है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में। क्लियर, पता हो गया। अब देखो, राजधानी क्या है? पुडुचेरी है। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो पुनील कैलाशनाथन है, जो अभी देखे हमने के कैलाशनाथन। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। मुख्य सचिव डॉक्टर शरद चौहान है, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है, चलो। किस देश में कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग को दूसरी बार जीता
फाइनल में नेपाल को हराकर जीता। फाइनल में नेपाल को हराकर किसने जीता? देखो लीग मैच में ये टीम हार गई थी, कौन सी मालूम है? तो ये टीम मतलब हमारी प्यारी सी भारत की टीम, ये जो है हार गई थी लीग मैच में, लेकिन जो है फाइनल्स पहुंचते पहुंचते तक नेपाल को इन्होंने परास्त कर दिया और अपने नाम लिख दिया किसको? तो कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल टूर्नामेंट को। ठीक है, तो मेजबान देश नेपाल रहा है। फाइनल स्थान दशरथ स्टेडियम काठमांडू में हुआ है। पुरस्कार विजेता भारत को स्वर्ण, नेपाल को रजत और ईरान को कांस्य पदक दिया गया है। ठीक है, चले आगे। अगला है प्रश्न हमारे सामने, कौन सी भारतीय पहलवान ने 2024 में ओलंपिक कुश्ती फाइनल से 100 ग्राम अधिक वजन के कारण डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अपने संन्यास की घोषणा कर दी? बात ऐसी है साथियों कि ये जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, पूरे भारत की निगाह जो है उनके ऊपर टिकी हुई थी, विनेश फोगाट जी। उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो ओलंपिक में उन्होंने संघर्ष किया, भारत में मतलब स्पोर्ट्स के एरिया में बहुत संघर्ष किया। मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा, एक्चुअली वो थोड़ा सा बायस्ड अनबायस्ड एरिया में आ जाता है, तो हमारा काम पढ़ना है, लेकिन हम भी एक बात जानेंगे कि उन्होंने काफी संघर्ष किया और जब वो फाइनल्स में पहुंचने वाली थी तो उसी समय जो है आपका क्या हुआ, इनका 100 ग्राम जो है बढ़ गया और इन्होंने अपील भी की है, अपील भी की थी इन्होंने, जिसमें इनको जो है आपका सिल्वर मेडल मिल सकता है। लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो कब, तो आज शाम के 7 बजे, कल 10 बजे 10 तारीख के लिए। तो अगर सिल्वर मेडल मिलता है तो मैं अगले जो है करंट अफेयर में इसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो है इन्होंने काफी संघर्ष किया और इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, महज 29 वर्ष की इनकी आयु है। क्या नाम है? तो विनेश फोगाट। और बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी जी, इनका उपलब्धि अगर देखोगे तो ये देखो, आओ दिखाता हूँ। इनका उपलब्धि ऐसा है कि विनेश पहली बार भारतीय पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक कुश्ती फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, इन्होंने पहली पहली पहलवान थी जो ओलंपिक में कुश्ती में फाइनल में जगह बनाई थी। ठीक है, आंख से आंसू निकल जाता है भाई, क्या समझते खेल खिलाड़ी। मतलब मैं भी एक समय में खेल से जो है जुड़ा हुआ था, मैंने 2-3 नेशनल्स खेले हैं, तो मेरे इंजरी की वजह से मैंने उस क्षेत्र को छोड़ा। लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो स्पोर्ट्समैन का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित होता है। मेरे को कई बच्चे लोग बोलते हैं सर आप पर्सनालिटी देख के जो है टीचर नहीं लगते। एक्चुअली टीचिंग जो है वो मेरे बचपन से पैशन रहा है, बच्चों को मैं शुरू से पढ़ाते रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब अपनी बात कर रहे हैं बोलेंगे सर, लेकिन बता रहा हूँ बेटा कि जो स्पोर्ट्समैन का जो जीवन होता है ना, उससे ना हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं स्पोर्ट्समैन नहीं, लेकिन था एक समय में। तो अनुशासित, जैसे आज भी मेरे को सवेरे 5 बजे को उठने की आदत है, रात की जल्दी सोने की आदत है, तो ये सब सारी चीजें जो है ये जो अपने जीवन में लगाती है, तो सोच लो जब वो ओलंपिक में फाइनल में जब पहुंची होगी तो उनके ऊपर जो है जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया होगा तो क्या बीता होगा उनके मन में। खैर जो है हम भारत आपके साथ है, भारत की दुआ आपके साथ है, आप बेहतर तरीके से और परफॉर्मेंस करते रहेंगे और अपने जैसे खिलाड़ियों को आप पैदा करेंगे। ठीक है, चलो। उन्होंने 3 ओलंपिक रियो में 2016, 2020, 2024 तीनों में भाग लिए हैं और जो कॉमनवेल्थ खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अरे क्या बताऊं इनका बखान भाई, ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, मतलब पूछो मत। ठीक है, पर भी से देखो कितनी साली, इतना संघर्ष करने के बाद भी इनका जीवन देखो, पर भी से सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो जीवन यही है बेटा, चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि आ जाए जीवन में, कभी भी ना जो है इंसान को एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए और जो है सबको साथ में लेके चलना चाहिए। चलो खैर, बहुत भावनात्मक बातें हो गई, पढ़ाई कर लेते हैं। वित्त विधेयक 2024 में रियल एस्टेट पर प्रस्तावित नया LTCG मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। एक्चुअली जितने भी रियल एस्टेट की कंपनियां होती है, रियल एस्टेट जो आपके बिल्डर्स होते हैं, उन लोग बहुत समय समय तक के जो है होल्डिंग लैंड्स जो है वो रखे रहते हैं, तो उसमें टैक्स के लिए जो है क्या दी गई है, रिवायत दी गई। और वो रिवायत जो है 20% से कितना कर दिया गया है, तो 12.5% कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चले, ये रही निर्मला सीतारमन जी। अगर बात रही कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए 20% दर का रहेगा, लेकिन जो है 12.5% जो है कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनका नाम बताइए, ऐसा बोल रहा है ये प्रश्न। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। क्या नाम है? बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनका जो है आपका हाल ही में निधन हो गया है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे और 80 वर्ष की इनकी आयु रही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई द्वारा घोषित यूपीआई पर भुगतान की सीमा क्या कर दी गई है?
5 लाख रुपए तक के का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले 1 लाख थी सीमा, अब क्या हो गया है 5 लाख रुपए तक के का आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन मैं एक साथी है हमारे, उनसे मैं चर्चा किया, बोले 5 लाख का तो आप ट्रांजेक्शन शेयर कर सकते हो। तो बोलता है वो कि लाहू कहाँ से सर 5 लाख रुपए। ठीक है, चलो वैसे ये भी बात है, लेकिन ये प्रोत्साहित इसलिए किया जा रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है उसका फ्लो बढ़े। कैश फ्लो, ट्रांजेक्शन फ्लो जितना बढ़ेगा तो उतना जो है आपका व्यापार भी समृद्ध होगा सभी का। अभी क्या है सब, अभी क्या है, छुपा के रखते सभी है, दिखाता कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा है मार्केट में, जिसके ऊपर लगाम लगाना भी जरूरी है। ठीक है, चलो। ट्यूनीशिया राष्ट्रपति कैस सईद ने निर्धारित राष्ट्रपति चुनाव से 2 महीने पहले अहमद हचानी की जगह किसी नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है ट्यूनीशिया का, बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है यहाँ की, और आपका ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कौन? तो राष्ट्रपति का नाम क्या बताया मैंने अभी, कैस सईद। कैस सईद यहाँ के राष्ट्रपति है ट्यूनीशिया के। इन्होंने हाल ही में कामिल मद्दौरी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया है। ठीक है, 2011 की, यहाँ 2011 में काफी जो है यहाँ पर क्रांति चली, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चले राजनीतिक स्थिति में। तो अभी जो है यहाँ ऐसे फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, और अक्टूबर में इनके यहाँ चुनाव भी है। ठीक है, चलो, अपने हिसाब से फेरबदल कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच उस द्विपक्षीय समझौते का नाम क्या है जिस पर बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? 1971-72 की बात है, 72 की बात है। शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ कश्मीर के मुद्दे पे। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है, जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया और कहा कि आप 370 वहां से हटा दिए हैं, वहां कोई अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीजों पे ध्यान दीजिए और वहां का जो है सारा चीज सेटलमेंट कराइए। तो इसमें अगर संयुक्त राष्ट्र की नजर पड़ी है तो सवाल उठ जाता है कि ऐसा हो रहा है क्या? लेकिन हमारे नजरिए से तो ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन जो है ये बात उठी है इसलिए बता दे रहा हूँ। शिमला समझौता पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो यही कहीं पर लिखा होगा, इंदिरा गांधी और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, चले आगे। 370 पे बात चली है अभी संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास खालिस्तान किया है। खालिस्तान मतलब खालिस्तान ब्लैंक वाला है, जिसमें उच्च ऊंचाई वाले युद्ध संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि अब मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक कि मैं स्थिति देख रहा हूँ लद्दाख की, LAC वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला हमारा अगर जम्मू कश्मीर है तो ये LAC है, और ये क्या है, LOC है ना। ये POK वाला पार्ट है और ये अक्साई चीन वाला भाग है। यहाँ पर जोरदार जो है वो सैन्य तैनात किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल भी जो है आपका बेसिकली देखा जा सकता है कि एग्रेसिव मोड में, ठीक है। तो पर्वत प्रहार नाम से ये सैन्य अभ्यास किया गया है, ताकि हमारी सेना जो है हाई एल्टीट्यूड में जाके भारत के अंदर आने वाले घुसपैठिए, भारत को जो भारत की सीमा में जो है घुसने वाले लोग, ये सभी चीजों लोगों को रोका जा सके और किसी प्रकार से आक्रमण को रोका जा सके। और क्यों नहीं करेगा भारत? भारत करेगा क्योंकि हमारा भारत जो है अब आत्मनिर्भर है, बेहतर तरीके से हम परमाणु सशक्त है, बढ़िया है, और हमको बिल्कुल किसी प्रकार का खिचखिच नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। हाई एल्टीट्यूड में जाके लड़ाई करने वाला ये अभ्यास रहा है। पेरिस ओलंपिक में 6.25 मीटर दूरी तय करके किस स्वीडिश पोल वाल्टर ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा नंबर ये है कि 100 मीटर रेस किसने जीता है, ये बताओ। ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। तो मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन हाँ, आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो कि लिंक में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।